सो हेलो वेलकम बैक एवरीवन टू दिस नाउ ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज हम लोग देखने वाले एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, जो कि है चैप्टर नंबर 4 अपने CSET के सिलेबस में। ये है अपना चैप्टर 4 जो कि है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। ये वीडियो जो है, इस वीडियो में हम लोग आधा पोर्शन कवर करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ का, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा जो सिलेबस है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ का वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लगभग 17 टॉपिक्स है इस चैप्टर का, लगभग 17 टॉपिक्स है। अच्छा, ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जो अगर CSET के एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, एंड ऑल्सो फॉर द CS एग्जीक्यूटिव लेवल ऑल्सो। तो CSET वाले बच्चे डेफिनेटली वीडियो देखने वाले। तो CSET वाले बच्चों को मैं बता दूं, ये तुम्हारा जान होगा। ये चैप्टर समझ में आ रहा है, ये आपका जान होगा। अगर आपको इस चैप्टर में सब कुछ समझ में आ रहा है तो एग्जीक्यूटिव आसान हो जाएगा आपके लिए। एग्जीक्यूटिव का एक सब्जेक्ट जो कि है कंपनी लॉ, वो आसान हो जाएगा आपके लिए। समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर को बहुत बहुत ध्यान से देखना है। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक होगा अपना, सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा कंपनी। ठीक है, वो होगा कंपनी। हम लोग अगर पूछे कि भैया एक चीज़ बताइए ना, ये कंपनी जो है इसका डेफिनेशन क्या है, ये कंपनी है क्या चीज़, पहले वो बताइए भैया। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो मैं आपको समझाता हूँ कंपनी है क्या। कंपनी जो वर्ड है ना, इसका ये जो वर्ड है कंपनी, ये एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, CSET के लेवल के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQ पूछा जा सकता है। इस वर्ड को हम लोग डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में, एक है कॉम, एक है पेनी। ठीक है, अब इसको कम एंड कंपनीज कहते हैं ना हम लोग, तो कम ये है कम एंड ये है पनीस। गॉट इट? अच्छा, कम का मतलब होता है, कम का मतलब क्या होता है? मतलब होता है विथ, या तो विथ या तो टुगेदर। इस वर्ड का मतलब होता है, ये कम जो है लैटिन में, इसका मतलब होता है विथ और टुगेदर। और पेनीस का मतलब होता है यहां पे ब्रेड। गॉट इट? ब्रेड। तो सर एक चीज बताइए, इन दोनों वर्ड का मिलन क्यों हुआ, कैसे हुआ? हाँ जी, इसका मिलन कैसे हुआ मैं आपको समझाता हूँ। पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग जो है ना वो गैदर होते थे एक जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे गैदर होते थे। ठीक है, गैदर होते थे। अब ये जो गैदर है इसको हम लोग कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। ठीक है, बहुत सारे लोग गैदर होते थे एक जगह पे। गैदर होके क्या करते थे? हाँ जी, अपना मील एक साथ खाते थे। मील मतलब खाना। ठीक है, उस खाने में क्या रहता था? मोस्ट प्रॉब्ली ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे चिकन तो नहीं रहता होगा, तो ब्रेड। गॉट इट? तो उसमें से निकला एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग एक साथ मतलब टुगेदर। ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ मतलब टुगेदर। टुगेदर, ये यहाँ का टुगेदर और यहाँ का ब्रेड, मतलब कम पनीस। गॉट इट? इन दोनों के मिलन से क्या हो चुका है? कंपनीज। गॉट इट? अब समझ में आ रहा है ये कंपनीज कहाँ से बना, कैसे बना, क्या हुआ? हाँ जी, क्या सर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट? नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्टिंग है, मजे लेने के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग ये वाला चीज़। गॉट इट? कंपनीज। अब कोई भी बंदा अगर पढ़ रहा है कुछ भी, उसका डीप नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कंपनीज कहाँ से आया? तो यहाँ से आया। ठीक है, अच्छा सुनो एक चीज़, अब हम लोग समझेंगे ये जो कंपनी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सेकेंड टॉपिक, ठीक है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझते हैं इसको अच्छे से, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सुनो, ये जो कंपनी है, ठीक है, इसका बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, या तो नेचर है कह सकते हो, नेचर कैरेक्टरिस्टिक एक ही चीज़ है।
तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे। सबसे पहला है कि एक कॉरपोरेट बॉडी है, मतलब कॉरपोरेट पर्सनैलिटी है इसका, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, टेंशन ना लो। दूसरा है कि इसके ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है, तीसरा है इसके पास परपेचुअल सक्सेशन है। ठीक है, चौथा सेपरेट प्रॉपर्टी है। पांचवा की ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। सर एक बात बताइए, ये सारे वर्ड्स थोड़े टफ लग रहे हैं सुनने में, मैं समझा दूंगा, सब इजी लगने लगेगा। ठीक है, टेंशन ना लो। कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड। ठीक है, 7 कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स है। 8वां लिमिटेशन ऑफ एक्शन। 9वां 9th है सेपरेट मैनेजमेंट। ठीक है, 10th है अपना वॉलेंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। 11 नंबर है अपना टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, 11 पॉइंट्स है। टोटल कितने पॉइंट्स है बताइए? टोटल है हमारे पास 11 पॉइंट्स। ठीक है, अब इन 11 पॉइंट्स को, 11 जो पॉइंट्स है इनको अच्छे से एक एक करके समझेंगे। उससे पहले मेरे को एक चीज़ समझाना है आपको। ठीक है, ये जो कंपनी है और ये जो बॉडी कॉरपोरेट है, इनमें क्या अंतर है? ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर आपको कंपनी बनाना है तो सबसे पहले आपको बनना होगा एक बॉडी कॉरपोरेट। उसके बाद जैसे आप कंपनीज एक्ट में, अच्छा कंपनी कौन से कंपनीज को हम लोग कंपनी कहते हैं पहले वो हम लोग जान लेते। ठीक है, आपके दिमाग में एक बेसिक चीज़ जो है मैं क्लियर कर देता हूँ। कोई भी कंपनी आप टीवी पे देख रहे हो वो कंपनी नहीं है। ठीक है, वो कंपनी नहीं है। गॉट इट? फॉरेन कंपनीज जो है, फॉरेन कंपनी इन सब का डेफिनेशन अलग अलग है। ठीक है, आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी इंडिया के बाहर जितने भी कंपनीज है वो सारे कंपनीज है, हम लोग तो कंपनीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल फॉरेन ट्रिप पे आप निकल रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज आपने देखा, उनको क्या बुलाओगे आप? कंपनीज बुलाओगे। ठीक है, कंपनीज बुलाओगे, राइट। लेकिन हमारे लिए एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए कंपनी कौन है, कौन से वो बॉडी कॉरपोरेट्स है जिनको हम लोग कंपनी कहला सकते हैं, वो है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सुनो अच्छे से सुनो, मैं सारा डाउट क्लियर करूँगा। सुनो, देखो, हर एक कंपनी जो है बनने से पहले उसको बनना पड़ता है बॉडी कॉरपोरेट। तो हम लोग कह सकते हैं एवरी बॉडी कॉरपोरेट नहीं, एवरी बॉडी कॉरपोरेट नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे? एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉरपोरेट। ठीक है, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉरपोरेट। लेकिन एवरी कंपनी बॉडी कॉरपोरेट क्यों है? एवरी कंपनी बॉडी कॉरपोरेट क्यों है? एवरी कंपनी बॉडी कॉरपोरेट इसलिए है क्योंकि कंपनी बनने से पहले आपको बनना पड़ता है बॉडी कॉरपोरेट। ठीक है, अब बॉडी कॉरपोरेट के जितने भी फंक्शंस है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि भैया कंपनी बनने से पहले आपको बनना पड़ेगा बॉडी कॉरपोरेट। ठीक है, तो बॉडी कॉरपोरेट का जो भी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको कंपनी में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये कंपनी बॉडी कॉरपोरेट ही तो था, उसके बाद ये कंपनी बना। ठीक है, कंपनी इज़ द इवोल्यूशन ऑफ बॉडी कॉरपोरेट। आप बॉडी कॉरपोरेट जैसे पिकाचू है तो कंपनी हो जाएगा राइचू, जो कि उसका इवोल्यूशन होता है। पोकेमॉन देखे हो ना?
तो वही है, समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपको बनना पड़ेगा बॉडी कॉर्पोरेट, उसके बाद आपको जाके बनना पड़ेगा कंपनी। अब कंपनी कैसे बने, बॉडी कॉर्पोरेट बनने के बाद कंपनी कैसे बने? कंपनी बनने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको रजिस्टर करना है एज कंपनी, ठीक है, रजिस्टर करना है एज ए कंपनी। या तो हम लोग इसको और आसान भाषा में बोल सकते हैं हम, ठीक है। एक काम करते हैं, हम ये लिखते हैं कि भैया आपको इनकॉर्पोरेट करना है, एज ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट (2013) और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसका मतलब क्या है समझाइए सर। सुनो समझो अच्छे से। भैया हम तो कंपनी किसको हम लोग बोलेंगे कि भैया ये कंपनी है, ठीक है, किसको बोलेंगे हम लोग ये कंपनी है? क्वेश्चन मार्क तो है ये, ठीक है। किसको बोला जाएगा कि ये कंपनी है? वो बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, जो इनकॉर्पोरेट कर रहा है, इनकॉर्पोरेट हो रहा है मतलब जन्म ले रहा है एज अ कंपनी अंडर दी, बाय रजिस्टरिंग इटसेल्फ ना, वो रजिस्टर करेगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 क्या है सर? कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कंपनीज का कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनीज एक्ट 2013, मतलब इसके अंडर में आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा एज अ कंपनी। और भिन्न भिन्न प्रकार के कंपनीज है, सारे कंपनीज जो है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 ही चलता है। सारे लॉ, सारे रेगुलेशंस, सब कुछ आपको इसी कंपनीज एक्ट 2013 में मिलने वाला है। एक कंपनी जो चलता है वो इसी एक्ट के माध्यम से चलता है, समझ में आ रहा है। तो इसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके अंडर आपको इनकॉर्पोरेट होना होगा। अगर आप इसके अंडर इनकॉर्पोरेट नहीं हो रहे हो तो इससे पहले जो कंपनी लॉ था, ठीक है, इससे पहले कौन सा कंपनी लॉ था सर? कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, 1956, इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956। क्या सर इससे पहले भी कंपनीज एक्ट था? हाँ जी था, लेकिन क्या हुआ, इसको हम लोग हटा काहे दिए? इस कंपनीज एक्ट को हम लोगों ने रिमूव क्यों कर दिया एंड 2013 क्यों लाया? वाई डिड वी रिमूव दिस कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013? वाई डिड वी ब्रिंग कंपनीज एक्ट 2013? इसका मतलब समझो। कंपनीज एक्ट 1956 में बहुत सारे लॉज रिटन थे, ठीक है, जो आज के डेट में इरेलेवेंट हो जाते थे। आज के डेट में अगर देखा जाए तो इरेलेवेंट हो जाता है। तो याद रखना हमेशा एक चीज़, कभी भी कंपनीज एक्ट में हम लोग नया कुछ लॉ लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत चेंजेस ला रहे हैं, तो हम लोग उस चेंजेस को लाते हैं वाया अमेंडमेंट, ठीक है। वाया अमेंडमेंट्स हम लोग चेंजेस लाते हैं कंपनीज एक्ट में। और ये अमेंडमेंट हमारे ICSI जो है वो हर 6 महीने अपने को देता है, बिकॉज 6 महीने में एक बार एग्जामिनेशन होता है अपना, तो हर 6 महीने में अमेंडमेंट्स वगैरह निकाल देता है। सो हमको कंपनीज एक्ट तो पढ़ना ही पड़ता है, उसके बाद अमेंडमेंट्स भी करना पड़ता है। गॉट इट? तो हम लोग कंपनीज एक्ट में कुछ भी चेंजेस आ रहा है वो अमेंडमेंट्स के थ्रू आते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019, 2022, 2021, इस प्रकार से ना अमेंडमेंट आता है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट्स हम लोग इसी एक्ट के, मतलब एक्ट का नाम यही रहेगा कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन जब कोई एक्ट इतना ज़्यादा पुराना हो जाता है ना, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, जो इसमें मतलब क्या ही अमेंडमेंट लाए, थोड़ा बहुत चेंजेस करने से नहीं होगा, इसको पूरा चेंज करना पड़ेगा, इसको उखाड़ के फेंक देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग तब क्या करते हैं, पूरा एक्ट जो है उसका नाम ही बदल देते हैं, इसको उखाड़ के फेंक देते हैं एंड कंपनीज एक्ट 2013, इस प्रकार से हम लोग नया कंपनीज एक्ट लेकर आते हैं, जहाँ पे ढेर सारा चेंजेस रहता है, ढेर सारा चेंजेस। अगर छोटा मोटा चेंजेस है तो हम लोग पूरा नाम नहीं चेंज करेंगे, अमेंडमेंट लाएंगे, बीच बीच में अमेंडमेंट्स लाएंगे, चेंजेस लाते रहेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस लाना पड़े तो हम लोग ऐसे चेंजेस लाते हैं, इसको रिपील कर देते हैं हम लोग। रिपील मतलब उखाड़ के फेंक देना, ठीक है, तो इसको रिपील करके फेंक देते हैं। लेकिन एक चीज़ बताओ, जो कंपनीज इस एक्ट के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ है, इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुआ है, क्या उसको भी फेंक देंगे क्या कंपनीज को? नहीं,
उन कंपनीज को अपडेट होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताए कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रहा है या फिर इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर इससे पहले जो कंपनी लॉ था जैसे कंपनीज एक्ट 1956, उन प्रकार के कंपनीज को हम लोग हमेशा क्या कहेंगे? कंपनीज कहेंगे। समझ में आ रहा है? उनको हम लोग कहेंगे कंपनीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कंपनीज कौन है? कंपनी मतलब कौन? कंपनी मतलब हर वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आ चुका है? बहुत ब्यूटीफुली मैंने समझा दिया आपको, ये समझ में आ चुका है। तो कोई भी कंपनी बनने से पहले वो रहता है बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आ रहा है? जब वो इनकॉर्पोरेट कर लेता है तब वो बन जाता है कंपनी। इनकॉर्पोरेट कहाँ करे? ब्रिटिश लॉ के अंदर करे, यूएसए के लॉ के अंदर करे, अमेरिकन लॉ के अंदर करे, इटली के लॉ के अंदर करे, किसके लॉ के? रशिया के लॉ के अंदर हम लोग इनकॉर्पोरेट करें? नहीं, उनको हम लोग कंपनीज नहीं कहेंगे सर। तो उनको फॉरेन कंपनीज कहेंगे, क्या कहते हो? नहीं, उनको भी फॉरेन कंपनीज नहीं कहेंगे हम लोग। मैं फिर से बता रहा हूँ, फॉरेन कंपनीज का मतलब ये नहीं कि बाहर देश का कंपनीज, ये इसको हम लोग फॉरेन कंपनी नहीं कहते। आप सीएस हो, आपको फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन पता होना होगा आपको। सर बताइए, फिर बताएंगे धीरे धीरे। तो ये समझ में आ चुका है बॉडी कॉर्पोरेट, उसके बाद इनकॉर्पोरेट करो एज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, इनकॉर्पोरेट हो चुके हो तो फिर आपको कंपनी कहलाया जाएगा, वरना हम लोग आपको कंपनी नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ जी, समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, लिसन वेरी केयरफुली। इस चीज़ को अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग समझेंगे फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन, ये फॉरेन कंपनी है क्या? फॉरेन कंपनी का अगर सेक्शन नंबर बताऊँ मैं, देखो कंपनीज एक्ट में ना, जैसे ये कंपनीज एक्ट है, सुनो, ये कंपनीज एक्ट है, इस कंपनीज एक्ट में भैया है 470 सेक्शंस। इस 470 सेक्शंस को 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। समझ में आ रहा है? 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है इस कंपनीज एक्ट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। कंपनीज एक्ट जो है वो 470 सेक्शंस में डिवाइडेड है और ये 470 सेक्शंस को हम लोगों ने कैटेगराइज करके रखा है अंडर 29 चैप्टर्स। समझ में आ चुका है? अब इन 29 सेक्शंस में से जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 42, ठीक है, इसको हम लोग सबसेक्शन कहते हैं। सेक्शन के अंडर भी सबसेक्शंस है। समझ में आ रहा है? तो सर इतना ज़्यादा पढ़ना है? हाँ जी, इतना ज़्यादा ही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो इस सेक्शन में हम अपने को मिलता है फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। समझो, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन इस सेक्शन में अपने को मिलता है। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 सबसेक्शन 42। भूल जाओगे? नहीं भूलेंगे सर। क्या बताए एनी एंटिटी, कोई भी एंटिटी पकड़ लो, मतलब एंटरप्राइज, कोई भी एंटिटी दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब जिनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, जन्म हुआ है इंडिया के बाहर। तो सर ये तो मेरे को पता ही है सर, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि बाहर देश की कंपनीज को फॉरेन कंपनीज। भैया डेफिनेशन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। एनी एंटिटी, ठीक है, दैट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, बट यहाँ पे बहुत बड़ा बट है। यहाँ पे बट लिख सकते हो यहाँ पर, या तो लिख लेंगे हम लोग जो डेफिनेशन में है वो लिखते हैं एंड। ठीक है, एंड मतलब क्या? कंडीशन 1 है ये, अब जो बोलने वाला हूँ वो है कंडीशन 2। दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप फॉरेन कंपनी बनोगे। ठीक है, happens to have a place of business in India, either physically through agent या फिर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीन्स। गॉट इट? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीन्स। समझो,
फॉरेन कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी क्या है? फॉरेन कंपनी का मतलब होता है वो एंटिटी भूलना मत भैया, एग्जीक्यूटिव लेवल का पढ़ाई मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। वो एंटिटी जो कि जन्म लिया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया के बाहर, एंड उसी के साथ साथ एंड उसका एक प्लेस ऑफ बिजनेस है। कहाँ पे? इंडिया में उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब बिजनेस करने का जगह है इंडिया में। और वो बिजनेस या तो वो फिजिकली रेंडर कर रहे हैं, या थ्रू एजेंट कर रहे हैं, या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीन्स कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ये चीज़? ठीक है, ये है भैया अपना फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन। गॉट इट? हाँ जी, गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल सर, ऊबर एक कंपनी है सर, KFC सर, मैकडोनल्ड, ठीक है। फिर सर फिर बताइए ना। हाँ जी, ऊबर है, KFC है, मैकडोनल्ड है, और कौन है? ओला है? नहीं भैया, ओला इंडिया का है। समझ में आ रहा है? ओला इंडिया का है। गॉट इट? तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जिनको हम लोग फॉरेन कंपनी कहते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोका कोला, क्यों इनको हम लोग फॉरेन कंपनीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग इनका जन्म हुआ था आउट ऑफ इंडिया, लेकिन इनका बिजनेस इंडिया में है, इनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड में चला रहा है, या तो कोई फिजिकल मोड में चला रहा है, या तो कोई एजेंट के थ्रू चला रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये है बात। समझ में आ चुका है? बहुत ईजी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब फॉरेन कंपनी समझा दिए, हाँ जी, और कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट के बीच का डिफरेंस आपको समझा दिए। अब मैं समझाऊंगा आपको बॉडी कॉर्पोरेट है क्या। अब तो मैं आपको सिर्फ इतना बताया कि भैया कोई भी कंपनी जो है उसको बनने से पहले उसको बनना पड़ेगा बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट बनने के बाद वो बनता है कंपनी। अब बॉडी कॉर्पोरेट है क्या चीज़, ये समझाइए सर। बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, ये समझाइए। बॉडी कॉर्पोरेट का सबसे पहले जनरली आपको मीनिंग समझाता हूँ। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है, कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेशन, ठीक है। कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेशन, समझो। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये जनरल मीनिंग है, कंपनीज एक्ट का मीनिंग नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, समझो। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, following characteristics, ठीक है, having the following characteristics। अब association of person having the following characteristic, incorporated under any law, incorporated मतलब जन्म लिया, अंडर एनी लॉ, कोई भी लॉ के अंडर, ठीक है। दूसरा, having a separate legal identity, perpetual succession। चौथा, having a common seal, एक सील होता है ना कंपनी का, ठप्पा, ठीक है, हैविंग अ कॉमन सील। उसके बाद पांचवा, हैविंग द कैपेसिटी टू सू एंड कैन बी सूड इन ओन प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। समझाता हूँ, धीरे धीरे समझाता हूँ, टेंशन मत लो। अच्छा, ये जो है ये आपका एक्चुअल में बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग है। कंपनीज एक्ट में कुछ अलग बता के रखे, मैं बताऊंगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग ये है, समझो क्या है। कोई भी कंपनी है, अब मैं यहाँ पे जो कंपनी बोल रहा हूँ ये नेसेसरी नहीं है कि इंडियन कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई भी, या फिर फॉरेन कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो अपने आप को कंपनी कहता है। इंडिया में भैया कंपनी उसी को कहा जाता है जो कि इनकॉर्पोरेट किया गया है अंडर द कंपनीज एक्ट।
कंपनीज एक्ट 2013 या अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, है कि नहीं। लेकिन उसके अलावा जो अलग अलग कंपनीज है, जैसे फॉरेन कंपनीज हो चुका है, फॉरेन कंपनीज, ठीक है। अब फॉरेन में नॉर्मल ये फॉरेन कंपनीज के डेफिनेशन जो मैंने आपको ऊपर में समझाया ये भी है। उसके अलावा और बाकी जो कंपनीज है, जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है, एंड बाहर देश के जो भी कंपनी, उन सब को हम लोग कहते हैं, इन जनरल कहते हैं बॉडी कॉरपोरेट। इन जनरल सभी प्रकार के कंपनीज को हम लोग कहते हैं बॉडी कॉरपोरेट। सुनो अच्छे से, इन जनरल हम लोग सभी प्रकार के कंपनीज, चाहे वो कोका कोला कह लो, उबर कह लो, ठीक है, ठीक है, KFC कह लो, मैकडॉनल्ड कह लो, कोका कोला कह लो, ठीक है, तो ये सारे जो कंपनीज है ये सब है बॉडी कॉरपोरेट। अब बॉडी कॉरपोरेट एक नाम के अंडर आ जाता है सारा कंपनी। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ किसी को नाम देते हैं फॉरेन कंपनी, किसी को नाम देते हैं कंपनी, ठीक है, समझ में आ रहा है। किसी को कहते हैं हम लोग, उस कंपनी के अंडर भी आता है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इस प्रकार का, ठीक है, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, ये अलग अलग है। ये धीरे धीरे जाके समझेंगे, उतना कॉम्प्लेक्स मत करो दिमाग को, समझ में आ रहा है। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या है समझो। कोई भी देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एकजुट होना कुछ लोगों का, ठीक है। एकजुट होके उन्होंने क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया अंडर एनी लॉ उन लोगों ने अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया। समझ में आ रहा है। अब वो इंडियन लॉ भी हो सकता है, फॉरेन लॉ भी हो सकता है, उनको हम लोग कहेंगे बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। जिसके पास एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी हो, जो भी बॉडी कॉर्पोरेट है उसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये जो उबर है, ठीक है, जब हम लोग उबर के ऊपर केस करते हैं, फॉर एग्जांपल उबर के ऊपर आपको केस कर देना है, ठीक है, उबर के ऊपर आपको केस कर देना है, तो उबर का जो मालिक रहेगा, क्या हम लोग उसके ऊपर केस करते हैं या फिर हम लोग उबर कंपनी के ऊपर केस करते हैं? कंपनी के ऊपर केस करेंगे, उसके मालिक के ऊपर कैसे केस करेंगे? आपको उबर से दिक्कत आ रहा है, आपको उबर के किसी भी सर्विस से आपको दिक्कत है, आप उबर को केस करोगे, ना कि उसके कंपनी को, ना कि उसके मालिक को केस करोगे। मतलब मालिक और कंपनी दो अलग अलग चीज़ है। मालिक और कंपनी जो है ये दो अलग अलग चीज़ होता है। मालिक कंपनी से अलग होता है, समझ में आ रहा है। कंपनी एक खुद अपने आप ही एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है इसका, समझे, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है इसका, यह है कंपनी। समझ में आ रहा है। कंपनी आई मीन बॉडी कॉर्पोरेट, समझ में आ रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब समझो, कोई ठीक है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, अब हम लोग कंपनी कहते हैं, ठीक है, कंपनी कहते हैं तो आपको समझ में आएगा। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कह के कंपनी कहते हैं, क्योंकि हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट ही है, समझो, ठीक है। कोई भी कंपनी, उसका अगर मालिक मर जाए तो क्या कंपनी बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर, कंपनी तो चलता रहेगा। अगर आज पकड़ लो रतन टाटा जी एक्सपायर हो गए, मतलब होना तो नहीं चाहिए और 100 साल जीना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन बाई चांस मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, या फिर रतन टाटा बहुत क्लोज है अपने हार्ट के, हम लोग रिलायंस के नाम ले लेते हैं, ठीक है, रिलायंस फॉर एग्जांपल, मुकेश भाई वो गुजर चुके, तो क्या उसका कंपनी रिलायंस जो है वो बंद हो जाएगा? नहीं होगा बंद, कोई और टेक ओवर कर लेगा उस कंपनी को, है कि नहीं? कोई और बंदा आएगा जो कि इस कंपनी को चलाएगा। तो इसका मतलब होता है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी ये तभी बंद होगा जब इस कंपनी के काम करने का क्षमता ख़त्म हो जाए, कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगा, उसके बाद कंपनी को बंद कर दो। कंपनी का कोई एम्प्लॉय मर गया, मालिक मर गया तो कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता है। कंपनी एकदम एक अलग पर्सन है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही होता है, अलग इंसान है वो, समझ में आ रहा है, जिसके पास परपेचुअल सक्सेशन, मतलब इस कंपनी को जो चला रहा है वो अगर मर भी जाए तब भी कंपनी चलता रहेगा, जब तक कि ना कंपनी का खुद का दम तोड़ ना दे। ठीक है, ये समझ में आ चुका है आपका परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का एक कॉमन सील रहता है, ये क्या समझाऊँ मैं, एकदम
मतलब इजी चीज़ है। टाटा का जैसे एक कॉमन सील रहता है, ठीक है, तो कंपनी का एक, हर कॉरपोरेट बॉडी कॉरपोरेट का एक कॉमन सील रहता है, ठीक है। और सुनो एक चीज़, इस बॉडी कॉरपोरेट के पास कैपेसिटी रहता है, इस बॉडी कॉरपोरेट के पास कैपेसिटी रहता है सू करने के लिए। अच्छा, हैविंग द कैपेसिटी टू सू एंड कैन बी सूड इन इट्स ओन नेम, ठीक है। सूड इन इट्स ओन नेम मतलब समझाता हूँ। आप लोग देखते हो ना कि यार कंपनी, ये कंपनी उस कंपनी के ऊपर केस कर दिया, ठीक है ना। ये कंपनी फॉर एग्जांपल अनअकैडमी नहीं कहते यार, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो हम लोग कहते ऊबर, ठीक है। ऊबर जो है उसके ऊपर क्या हम लोग केस कर सकते हैं? हाँ जी, केस कर सकते हैं। अगर ऊबर ने सर्विस सही से नहीं दिया, अपने साथ धोखाबाजी हुआ है, तो ऊबर को केस कर देंगे। क्या ऊबर हमारे ऊपर केस कर सकते हैं? हाँ जी। तो सर ये उसके पास शक्ति कैसे आया कि वो हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, हम उनके ऊपर केस कर सकते? एक तो शक्ति है ना, एक प्रकार का शक्ति, ये आया कैसे, ये कहाँ से आया मैं समझाता हूँ। ये आया बॉडी कॉर्पोरेट से, क्योंकि ये शक्ति डेवलप हुआ बॉडी कॉर्पोरेट में। ऊबर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, इसलिए इसके पास ये पावर है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट के पास ये पावर रहता है। हैविंग द कैपेसिटी टू सू मतलब किसी को सू कर देना, किसी के ऊपर केस कर देना। और उसके पास ये कैपेबल होना चाहिए कि इसके ऊपर भी एंड कैन बी सूड मतलब इसके ऊपर भी हम लोग सू कर सकते हैं, उसके खुद के नाम पे, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसके खुद के नाम पे हम लोग सू कर सकते, मतलब ऊबर के नाम पे हम लोग सू कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग ऊबर के नाम पे सू कर सकते हैं। सर बहुत बढ़िया, सच्ची में बढ़िया लग रहा है। हाँ जी सर, ठीक है। ये शक्ति कहाँ से आया कंपनी का? इस बॉडी कॉर्पोरेट से आया, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट के पास यही है शक्ति। तो समझ में आ चुका है, ये है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब ये सारे शक्ति है बॉडी कॉर्पोरेट के पास, कि वो इनकॉर्पोरेट होता है, किसी कोई भी लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हो सकता है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट है। उसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगा, ठीक है, कोई परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, कॉमन सील रहेगा, कैपेसिटी रहेगा टू बी सू एंड टू बी सूड। समझ में आ रहा है ना? ये है बॉडी कॉर्पोरेट का पावर। अब यही पावर कंपनी के पास रहता है। क्यों कंपनी के पास क्या आता है? क्योंकि एवरी कंपनी इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज़ नॉट अ कंपनी। क्यों एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज़ नॉट अ कंपनी? मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने लाइन लिखा है शायद, दिखाओ, देखो, एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज़ एवरी कंपनी इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, क्या लिखूँगा सर? देखो ना क्या लिखूँगा, बॉडी कॉर्पोरेट इज़ नॉट अ कंपनी। क्यों सर, क्यों? मैं एक छोटे एग्जांपल पे आपको समझा दूंगा। जैसे आपको मैंने समझाया, कंपनी एक चीज़ होता है, फॉरेन कंपनी एक चीज़ होता है। इसके एग्जांपल पे ही समझाता हूँ आपको, ठीक है। कंपनी कौन है? जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है, या तो एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ, जन्म लिया है। एंड फॉरेन कंपनी जिन्होंने इंडिया के बाहर का जो लॉ है उसके अंडर उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है, लेकिन इंडिया में उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट, ये जो कंपनी है ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, और ये जो फॉरेन कंपनी है ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि हर कंपनी जो है, ये कंपनी है ना, ये भी तो कंपनी है, फॉरेन कंपनी। हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट ज़रूर है, लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है। ये कंपनी नहीं है। क्यों कंपनी नहीं है? क्योंकि कंपनी के डेफिनेशन में हमने बताया कि भैया बताओ ना, एवरी कंपनी इज़ ए बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज़ नॉट ए कंपनी। क्योंकि कंपनी का मतलब होता है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ हो, राइट। लेकिन ये जो फॉरेन कंपनी है ये भी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन ये तो कंपनी नहीं है। ये फॉरेन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी ये वाला कंपनी है नहीं है, क्योंकि ये तो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 इनकॉर्पोरेट हुआ है, और ये इनकॉर्पोरेट हुआ बाहर देश में। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट के अंडर आता है सब प्रकार के कंपनी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, सब मतलब इस वर्ल्ड में जितने भी कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं वो है बॉडी कॉर्पोरेट, वो है बॉडी कॉर्पोरेट। समझ में आ रहा है? लेकिन
एवरी कंपनी इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट, लेकिन एवरी बॉडी कॉरपोरेट इज़ नॉट अ कंपनी, क्योंकि ये बॉडी कॉरपोरेट फॉरेन कंपनी भी हो सकता है फॉर एन एग्जाम्पल। तो फॉरेन कंपनी इज़ नॉट इक्वल टू कंपनी। कंपनी अलग है इंडिया के डेफिनेशन में, कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन में, एंड फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में अलग है। इतना समझ में आ चुका है? अब आपको समझ में आ चुका है पूरा पूरा? हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों मैंने यहाँ पे लिखा कि भैया एवरी बॉडी कॉरपोरेट इज़ नॉट अ कंपनी, लेकिन एवरी कंपनी इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट? समझ में आया? हाँ जी, समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? हाँ जी सर, समझ में आ चुका है। सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ना आपको पूरा बेसिक ज्ञान दे दिया कि भैया कंपनी का क्या चीज़ है। अब तक मतलब इनकॉर्पोरेशन का थोड़ा ज्ञान 0.1% का ज्ञान मैंने आपको दिया है। अब बहुत कुछ बाकी है, धीरे धीरे समझेंगे। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर चलते हैं। अब ये मैंने आपको बाद में क्यों पढ़ा रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके पास एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब होता है बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है। और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इसके पास ये सारा पावर है। कौन सा पावर? ये वाला पावर, 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 है ना? ये वाला पावर है इसके पास, बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है, समझो कोई भी कंपनी जो है ये 3 प्रकार में डिवाइडेड है, 3 प्रकार से ये डिवाइडेड है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। फिर से समझो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड एंड अनलिमिटेड कंपनी। अब एक चीज़ समझो, इन ये पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी वाला। ठीक है, नीचे चलते थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है? एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? एंड अनलिमिटेड कंपनीज कौन से है? अनलिमिटेड कंपनीज, अनलिमिटेड कंपनीज या फिर अनलिमिटेड कंपनी कह सकते हो। इसका डेफिनेशन पहले समझ लो। कंपनीज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दूसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, डिफरेंस समझते हैं हम लोग अच्छे से। सुनो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होते हैं ना, इनके जो मेंबर्स होते हैं कंपनी का, वो कैसे बनते हैं? इन कंपनीज का मेंबर आप कैसे बनोगे? इन कंपनीज का शेयर निकलता है, शेयर। इस शेयर को आप खरीद लो तो आप बन जाओगे मेंबर। ठीक है, आप बन जाओगे मेंबर। पकड़ लो, आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपये का। ठीक है, तो आपका लाइबिलिटी क्या रहा? 100 रुपये। आपने 10 शेयर खरीदा 100 रुपये का, आपका लाइबिलिटी क्या रहा? 1000 रुपये। आपने 10 शेयर खरीदा 100 रुपये का, तो आपका लाइबिलिटी रहा 1000 रुपये, है कि नहीं? हाँ जी, 1000 रुपये आपका लाइबिलिटी रहा। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो होता है ना, उसका लाइबिलिटी शेयर्स के ऊपर होता है। मतलब जितना शेयर आप खरीदोगे उतना ही आपका लाइबिलिटी रहेगा। जितना आप शेयर खरीदोगे उतना आपका लाइबिलिटी रहेगा। लाइबिलिटी मतलब शेयर खरीदोगे, उसका पेमेंट तो करना होगा ना भाई मेरे, उसका पेमेंट तो करोगे आप। तो वही लाइबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। गॉट इट? ये हो चुका है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सिंपल चीज़ है। ठीक है, सिंपल चीज़ है। जितना भैया आपने शेयर खरीदा उसका पैसा आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, मेंबर कैसे बनोगे? शेयर खरीद के। अच्छा, ये है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, इसमें आप मेंबर कैसे बनते हो? इसमें आप मेंबर कैसे बनते हो? इसमें आप मेंबर कैसे बनते हो? इसमें मेंबर आप बनते हो गारंटी देके।
जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा होता है, जन्म ले रहा होता है, तब आप गारंटी देते हो। पकड़ लो, 1 करोड़ का गारंटी आपने दिया, मतलब 1 करोड़ रुपये आपका लाइबिलिटी बन जाएगा। 1 करोड़ रुपये आपका लाइबिलिटी बन जाएगा क्योंकि आपने गारंटी दिया 1 करोड़ का। समझ में आ रहा है? अब एक चीज़ समझो, ये जो शेयर है, जो 1,000 का आपका लाइबिलिटी है, ये कब मांग सकते हैं? ये कब मांग सकते हैं कंपनी आपसे? एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम ड्यूरिंग लाइफ टाइम। कंपनी का लाइफ टाइम के समय कभी भी मांग सकते हैं। अब मैं आपको एक फंडा समझाता हूँ, सुनो। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं अकाउंट्स में कि कंपनी का होता है फर्स्ट कॉल, ठीक है ना, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ठीक है। 100 रुपये का शेयर है, पहले मांगा 20 रुपये, फिर मांगा 50 रुपये, फिर मांगा 30 रुपये। अब ये अलग अलग डेट में मांगते, ये पहला साल मांग लिए, ये दूसरा साल मांग लिए, तीसरा साल मांग लिए, एकदम बकवास। समझ में आ रहा है? ये चीज़ अभी होता ही नहीं है। अब सीधा शेयर खरीद दो, अब ऑनलाइन जैसे शेयर खरीद दो, पूरा पैसा दे देते हो आप, 1,000 रुपये, है कि नहीं, या फिर 100 रुपये, जितना भी है उस प्रकार से पैसा पेमेंट कर देते हो, है कि नहीं। लेकिन इसी चीज़ को लेकर हम लोग चल रहे हैं आज तक, और इतना पुराना आउटडेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों है, मेरे को ये समझ में नहीं आया, आज तक समझ में नहीं आ रहा। हम लोग क्यों फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल अभी भी कर रहे हैं, ये मेरे को दिमाग के बाहर है। समझ में आ रहा है? चलो, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में सीधा शेयर खरीदते हैं हम लोग। गॉट इट? अच्छा, तो इसी फंडे के ऊपर ये शेयर्स वाला मैंने आपको समझाया कि ये कब मांग सकते, कभी भी मांग सकते। पहले साल में आपको 20 रुपये मांगा, 20 रुपये देके आपने शेयर खरीद लिया। उसके बाद शेयर का दाम तो 100 रुपये है, तो आपको पूरा पेमेंट करना होगा। कब कब पेमेंट करना होगा? जब जब कंपनी मांगेगा तब आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन अब ऐसा क्या होता है, अब कंपनी पहले बार में ही पूरा मांग लेता है कि आपको खरीदना है पूरा, ऐसे आधा आधा करके नहीं दे सकते आप। समझ में आ रहा है? लेकिन पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस प्रकार से होता था। कंपनी पैसा मांगती थी, फिर आपको देना पड़ता था। ये समझ में आ चुका है बेसिक चीज़ शेयर का, जो भी शेयर का कंपनी है वो, ठीक है। अब गारंटी, आपने गारंटी दिया 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ आपको कब देना है? ये आपको देना है वाइंडिंग अप के समय। वाइंडिंग अप के समय जो भी कंपनी ये गारंटी से बनता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वो मेंबर कैसे बनोगे? गारंटी देके। कितना गारंटी देंगे? पकड़ लो, 1 करोड़ का गारंटी दे दिया आपने। अब 1 करोड़ रुपये देना कब है? जब कंपनी वाइंड अप होगा तभी। समझ में आ रहा है? आपका जो अनपेड अमाउंट है, अनपेड अमाउंट, ठीक है, वो आप वाइंडिंग अप के समय कंपनी आपसे मांग सकता है। साल के बीच में नहीं मांग सकता, सिर्फ वाइंडिंग अप के समय ही कंपनी मांग सकता है आपको वो अनपेड मनी जो आपने पेमेंट नहीं किया, जो कि 1 करोड़ रुपये है। समझ में आ रहा है? वाइंडिंग अप के समय। वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है? वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी बंद हो जाना। जब कंपनी बंद हो जाता है तभी पैसा मांगता है, क्योंकि उसको चुकाना है ना सबको, सब कुछ वो। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, शेयर का कंपनी जो है, इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं भैया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इसका सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका एग्जाम्पल है भारत एग प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। समझा? ये भारत एग प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, ये है अपना कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग समझेंगे, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। इसमें जो है अनलिमिटेड कंपनी में जो मेंबर्स होता है ना, उसका लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है। मैंने कोई फिक्स नहीं रहता कि 1 करोड़ 2 करोड़, ऐसे नहीं, अनलिमिटेड रहता है। अब वो पैसा कब मांग सकते हैं कंपनी? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। याद रखना, वाइंडिंग अप के समय ही मांग सकता है कंपनी पूरा पैसा। समझा?
पूरा पूरा पैसा कंपनी कब मांग सकता है? वाइंडिंग अप के समय ही। गॉट इट? वाइंडिंग अप, ये भी वाइंडिंग अप, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ये कभी भी मांग सकते हैं, ठीक है। लाइफ टाइम कंपनी जब तक जिंदा है तब कभी मांग सकते हैं। पहले साल मांग लिए, 10वें साल मांग लिए, 20th ईयर को मांग लिए, इस प्रकार से, जो प्रैक्टिकली होता नहीं है वैसे, एक ही बार में पेमेंट कर देना पड़ता है। अच्छा, ये समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत हो सर इसके एग्जाम्पल बताइए ना। हाँ जी, एमवे भाई मेरे, एमवे इंडिया, ठीक है, एमवे इंडिया एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। गॉट इट? ये समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। भयानक ईजी था सर, क्या बताएं सर। ये हमने 3 प्रकार के कंपनीज आपको एक्सप्लेन कर दी है कि भैया ये 3 प्रकार का कंपनीज ही होता है। गॉट इट? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। चलो अब सुनो, ऊपर चलते हैं। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी समझ में आ चुका है, जिसका जिसका लाइबिलिटी है, अगर शेयर का लाइबिलिटी तो शेयर देंगे, अगर आपका गारंटी का लाइबिलिटी तो गारंटी देंगे, समझ में आ रहा है ना। अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। गॉट इट? जितना लाइबिलिटी है उतना ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। गॉट इट? उससे ज़्यादा आपका लाइबिलिटी नहीं रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। फिर आएगा आपका परपेचुअल सक्सेशन, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो कि ओनर के मरने से कंपनी मर नहीं जाता। सेपरेट प्रॉपर्टी है, कंपनी का खुद का सेपरेट प्रॉपर्टी रहता है, ये समझ लो आप। सबसे पहले कंपनी का खुद का सेपरेट प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी का प्रॉपर्टी एंड ओनर का प्रॉपर्टी एक नहीं होता है। अच्छा, जो शेयर होल्डर रहता है वो क्या रहता है? वो भी तो ओनर ही होता है कंपनी का। क्या आप अब जाके आप बोल सकते हो कि रिलायंस मेरा हिस्से का प्रॉपर्टी दे? नहीं बोल सकते, ऐसा तो बोल नहीं सकते ना वैसे। हाँ जी बताओ ना, क्योंकि कंपनी का सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, डायरेक्टर्स वगैरह, उसका और कंपनी का प्रॉपर्टी एक नहीं है। कंपनी का सेपरेट प्रॉपर्टी रहता है, कंपनी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा जाता है, समझ में आ रहा है? वो सेपरेट प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। अगर आप केस कर दोगे कंपनी के ऊपर तो कंपनी का प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसा दिया जाएगा, ना कि डायरेक्टर का घर का प्रॉपर्टी बेच के। तो डायरेक्टर को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी, समझ में आ रहा है? ये परपेचुअल सक्सेशन समझा दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट प्रॉपर्टी समझा दिया। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, क्या हम लोग शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंपनीज में? हाँ जी, हम लोग शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरे नाम का है, मैंने मेरे बेटे के नाम का कर दिया, मेरे बेटे का नाम का है, मेरे बेटे ने मेरे मम्मी के नाम का कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स हो सकता है। कैपेसिटी होगा टू बी सूट, अरे भाई बॉडी कॉर्पोरेट है तो होगा ही ना, कंपनी तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होगा कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ जी, क्योंकि वो बॉडी कॉर्पोरेट है, उसके पास पूरा राइट है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट का। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, हाँ जी, लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? कंपनी की जो MOA एंड AOA है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या है कंपनी का? क्या क्या है? MOA एंड AOA। MOA का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव। कंपनी पकड़ लो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये लिखा रहता है MOA में, ठीक है। एंड AOA में लिखा रहता है इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी किस प्रकार से काम करेगा, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन सब लिखा रहता है AOA में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन का मतलब होता है आपके MOA में लिखा है, मेमोरेंडम में लिखा, भैया आप फार्मास्यूटिकल कंपनी हो तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनी हो तो आप स्टील तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, है ना, लिमिटेड हो चुके हो ना। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, आप किस प्रकार के एक्शन ले सकते हो? जिस प्रकार का आपका कंपनी है सिर्फ वही। आप फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन वगैरह बना सकते हो, लेकिन स्टील मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। समझ में आ चुका है? सेपरेट मैनेजमेंट रहता है, हाँ जी, सेपरेट मैनेजमेंट रहता है। वॉल्यूंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, हाँ जी, वॉल्यूंटरी एसोसिएशन प्रॉफिट। हम लोग जो शेयर खरीदते हैं, हम लोग वॉल्यूंटरी एसोसिएट हो रहे हैं उस कंपनी का मालिक हो रहा है, जो शेयर होल्डर है वही तो मालिक है। लेकिन हम लोग क्यों कर रहे हैं ये एसोसिएशन? लॉस के लिए या प्रॉफिट के लिए? प्रॉफिट के लिए। तो वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, क्या इसका एग्जिस्टेंस टर्मिनेट हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी हो सकता है। ये नेचुरल डेथ तो नहीं मरता है, ये तो नेचुरली मर नहीं जाता है। हाँ जी, कंपनी नेचुरली मर तो नहीं जाता है।
ठीक है, इसका एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा, लेकिन सिर्फ इसका टर्मिनेशन तभी होगा जब इसका वाइंडिंग अप हो जाएगा। वाइंडिंग अप, जब कंपनी पूरा दिवाला निकल चुका है कंपनी का, ठीक है, एंड कंपनी पूरा मतलब नुकसान में है, तो तब जाके कंपनी बंद हो जाएगा। लेकिन कंपनी का नेचुरल डेथ नहीं होता कि यार एज हो गया कंपनी का मर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ये आपको पूरा समझा दिया मैंने, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। फिर एक टॉपिक हम लोग करेंगे अभी, वो है कंसेप्ट ऑफ कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। ये जो चीज़ है, ये जो टॉपिक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रख देते हैं, ठीक है। शायद ये 2 वीडियो में ख़त्म ना हो ये चैप्टर, लेकिन धीमे से जाएंगे। ऐसा नहीं कि यार आपको सब कुछ एक ही वीडियो में बता दूँ, ऐसा नहीं कि यार आपको सब कुछ एक ही वीडियो में बता दूँ एंड आप याद ना कर पाओ फ्यूचर में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग, सेकंड क्लास, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे। एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। चलो, टेक केयर एंड बाय बाय।